18वीं शताब्दी में अपनी महत्वाकांक्षी विश्व योजना के अनुसार फ्रांस ने मुगल साम्राज्य के पतन और टूटते राजनीतिक परिदृश्य का लाभ उठाते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में अपने प्रभाव का काफी विस्तार किया। वे प्रमुख सैन्य और राजनयिक हस्तियों की मदद से स्थानीय दरबारों के संचालन में आंशिक रूप से शामिल होने लगे। इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति एक शानदार राजनयिक डी बशी थे। डेक्कन सूबेदार के दरबार में एक पर्दे के पीछे शासक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने न केवल मराठों को हराया और वश में किया, बल्कि यूरोपीय कंपनियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जमीनी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के मार्ग भी खोल दिए। इस रणनीति को बाद में अंग्रेजों द्वारा अधिक भाग्यशाली परिस्थितियों में बहुत ही सफलतापूर्वक अपनाया गया। दक्कन में फ्रांसीसी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप 1750 में जिंजी की लड़ाई के साथ शुरू हुआ, जब दक्कन के सूबेदार नासिर जंग लड़ाई में मारे गए और अपने सहयोगियों के समर्थन से फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने उनके भांजे मुजफ्फर जंग को नए सूबेदार के रूप में स्थापित कर दिया। इससे फ्रांसीसी को महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वित्तीय लाभ प्राप्त हुए। फिर डेक्कन के आंतरिक खतरों को महसूस करते हुए डुप्लेक्स ने मुजफ्फरजंग से गोलकोंडा और औरंगाबाद को तेजी से सुरक्षित करने को कहा, जिसके लिए उसने फ्रांसीसी सैन्य सहायता की भी पेशकश की। मिशन के महत्व को ध्यान रखते हुए बैटल ऑफ जिंजी के हीरो डी बुशी को कमान के तहत एक बहुत ही सशक्त फ्रांसीसी टुकड़ी उपलब्ध कराई गई, जिसे डी बुशी और उसके सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ राजी किया गया। लेकिन डेक्कन की ओर मार्च के दौरान स्थिति तेजी से और नाटकीय रूप से बदल गई, जब मुजफ्फरजंग को कटप्पा के अपने ही सूबे के सरदारों ने मार दिया। तब अफरा तफरी में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बशी ने नए सूबेदार के रूप में निजाम के तीसरे बेटे सलाबत जंग को स्थापित कर दिया। इस कदम ने फ्रांसीसी प्रभाव को और मजबूत कर दिया, क्योंकि कमजोर सलाबत जंग फ्रांसीसी समर्थन के लिए आभारी थे। इसके लिए उन्होंने नए क्षेत्रों के साथ साथ फ्रांस को मौजूदा सूबे के अनुदान की भी पुष्टि कर दी और बशी सहित फ्रांसीसी दल को भी उदारता से पुरस्कृत किया। इस हादसे के बाद नए सूबेदार के दल ने आगे बढ़ना जारी रखा और रास्ते में फिरौती देकर मराठा सरदार मुल्हर राव होलकर के साथ संघर्ष से बचने में कामयाब रहे और गोलकुंडा में सफलतापूर्वक पहुंचकर वहां के बचे खजाने को जब्त कर लिया। हालांकि शुरू में सलाबत जंग का इरादा गोलकुंडा में रुकने का था, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी की धमकी और दरबारों के नवाबों के विश्वासघात का हवाला देते हुए बसी को अपनी राजधानी औरंगाबाद जाने के लिए राजी कर लिया। डुप्लेक्स ने इस आगे के अभियान को मंजूरी दी और सेना की एक और टुकड़ी उनकी सहायता के लिए भेजी। तदनुसार जून 1751 के मध्य में दल औरंगाबाद पहुंचा। सलाबत जंग ने फिर से फ्रांसीसी को अच्छी तरह पुरस्कृत किया और उन्हें अपने प्रशासन और सेना में उनकी आवश्यक भूमिका दी। शासक के कमजोर और अनिर्णायक स्वभाव को पहचानते हुए बसी ने सूबेदार और उसके दरबार के साथ अपने संबंधों को कुशलता से निभाया। वो जानता था सूबेदार कितना असुरक्षित है, इसलिए बशी ने खुद को प्रमुख सलाह के रूप में अच्छी तरह स्थापित किया और अपने प्रभाव डालने के लिए उन्होंने अपने अनुशासित सैनिकों की उपस्थिति का भरपूर लाभ उठाया। हालांकि बसी का प्रभाव, उनकी प्रशिक्षित और अनुशासित शक्ति उनकी सेना से ज्यादा थी। उनकी असली ताकत भारतीय संस्कृति और स्थानीय नवाब एवं अमीर प्रमुख लोगों के बारे में उनकी गहरी समझ में निहित थी, जिसे उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ वर्षों की बातचीत के माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया था। इसलिए बसी ने अपनी योजना के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सलाबत जंग के ढुलमुं स्वभाव का लाभ उठाते हुए एक स्पष्ट रणनीति तैयार की। दक्कन के सूबेदार के पास विंध्य पर्वत श्रृंखला और दूर दक्षिण पूर्व भारत में अवस्थित मुगल साम्राज्य के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए मुगलों के अधिकार का लाभ उठाते नैतिक और भौतिक दोनों शक्ति थी। बसी ने दक्षिण पूर्व भारत यानी कि कर्नाटक और सूबेदार के प्रभुत्व के साथ उस दोहरी शक्ति का उपयोग और उस अवधि के दौरान फ्रांसीसी प्रभाव का बढ़ावा करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग किया, जब मुगल प्रभाव काफी कम हो रहा था। पर शांति स्थापित करने के बावजूद मराठा पेशवा बालाजी राव ने गठबंधन की फ्रांसीसी उम्मीदों को विफल करते हुए तुरंत सलाबत जंग के खिलाफ अपना रुख अपनाया और उनके प्रतिद्वंदी उनके बड़े भाई गाजिउद्दीन, जो मुगल के दिल्ली दरबार में थे, के साथ बातचीत शुरू की और अंग्रेजों का भी समर्थन मांगा। हालांकि मद्रास और बॉम्बे में अपनी व्यस्तताओं के कारण अंग्रेज ने बहुत कुछ नहीं किया, पर बालाजी और राघोजी भोसले ने एक विशाल सेना जुटाई, जिससे फ्रांसीसी कमांडर बुशी के लिए महत्वपूर्ण चिंता पैदा हो गई।
पर उत्तर में 1.5 लाख सैनिकों के साथ गाजिउद्दीन के आगे बढ़ने और पश्चिम में 1 लाख सैनिकों के साथ बालाजीराव के आने के कारण औरंगाबाद में व्यापक दहशत के बावजूद बसी बादचीन के आह्वान को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने एक साहसिक जवाबी हमले की सलाह दी, जिसमें उन्होंने सूबेदार से पेशवा की शक्ति का केंद्र पूना पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा, जो उनके रणनीतिक कौशल, साहस और नेतृत्व को दर्शाता था। और उनके मजबूत प्रभाव के कारण सलाबत जंग के दरबारियों ने तुरंत बसी इस साहसिक सलाह को अमल करने के लिए मान गए और तैयारी के लिए वो औरंगाबाद से गोलकुंडा चले आए। फिर सूबेदार ने अपनी बड़ी लेकिन अनियमित सेना के साथ बीदर की ओर बढ़े। उनके साथ बसी के 500 अनुशासित फ्रांसीसी सैनिक और 5000 प्रशिक्षित सिपाही थे। इस बीच बारिश के मौसम के बाद सक्रिय रूप से गाजिउद्दीन का समर्थन करने या सलाबत जंग का विरोध करने के बजाय बालाजी बाजीराव दक्कन में दाखिल हुए और दोनों प्रतिद्वंदियों को कमजोर होने का इंतजार करते हुए लूटपाट और छापामारी शुरू कर दी, ताकि बाद में मराठा अधिकतम क्षेत्र का लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन बसी की असामयिक रणनीतिक यात्रा ने उन्हें चौंका दिया। जब बसी बीदर से आगे बढ़ा तो मराठा हड़बड़ा गए और दक्कन आक्रमण के सभी विचारों को त्याग कर अपने प्रभुत्व की रक्षा में वापस आने को सोचने लगे। इसीलिए 40,000 बेहतरीन घुड़सवारों का चयन करते हुए और बाकी सेना को पीछे छोड़ उन्होंने पूना के रास्तों को अवरुद्ध करने के लिए और यदि संभव हो तो दुश्मन को एक झटके में नष्ट करने के लिए जल्दीबाजी में वापस कूच किया। सूबेदार और बसी को जब मराठों के इस कूच का पता चला तो मुगल अंदाज में वो अपनी सेना को एकत्रित करके उनके हमले का इंतजार करने लगे। बसी ने अपनी 10 तोपों की बंदूकें इस तरह से लगाई ताकि दुश्मन को जिस जमीन पर हमला करना है उसे वो पूरी तरह कवर कर सके। उन्होंने अपनी पैदल सेना को भी समर्थन की कतार में रखा और बालाजी की सेना का सामने आने का इंतजार करने लगे। यह वास्तव में पहली बार था जब मराठा नियमित खुले मैदान पर किसी यूरोपीय दुश्मन का सामना कर रहे थे। मराठा उस समय हिंदुस्तान की बढ़ती हुई शक्ति के प्रतीक थे। हालांकि निडर योद्धाओं ने अभी तक उन परंपराओं को नहीं छोड़ा था जिन्होंने उन्हें एक दुर्जय शक्ति बना दिया था। उनकी शानदार घुड़सवारता, लंबी सहन शक्ति और टेंट, सामान या अन्य आपूर्ति के बिना आगे बढ़ने की क्षमता, जो प्रत्येक सैनिक द्वारा अपने घोड़े पर कम से कम सामान ले जाने की उनकी साहसिक रणनीति ने उन्हें तत्कालीन मुस्लिम और मुगल सेनाओं से सर्वश्रेष्ठ बना दिया था। इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए आत्मविश्वास से भरे बसी हमले का इंतजार कर रहे थे और मराठा अपने रूप के अनुरूप प्रस्तुत हुए। धूल के बादल और अनगिनत घोड़ों की तेज टापों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। यह स्पष्ट था कि पेशवा बालाजीराव के नेतृत्व में 40,000 सर्वश्रेष्ठ मराठा घुड़सवार अपने पहले के सभी वीरतापूर्वक कार्यों को पार करने का प्रयास करने वाले थे। वो बिना किसी आदेश के अपने भाले और तलवारें हाथ में लेकर जीत के नारे लगाते हुए पूरी गति से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फ्रांसीसी लोगों के छोटे समूह भी उनसे डरा नहीं था। अपनी तोपों पर खड़े होकर वो अपने सेनापति के आदेश की प्रतीक्षा करते रहे और जब यह आदेश आया तो एक के बाद एक गोले बारूद की श्रृंखला शुरू हो गई। पैदल सैनिकों ने भी कभी न रुकने वाली फायरिंग के साथ मराठा घुड़सवारों को बताया यह किस तरह के दुश्मन के खिलाफ वे लड़ रहे थे। परिणाम कभी भी संदिग्ध नहीं था। कुछ चक्रों के बाद मराठा घुड़सवार और अधिक सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने घोड़ों का सिर घुमा दिया और गायब हो गए। पर बसी जीत को यूं ही छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं था। उन्होंने मराठाओं के शांति प्रस्ताव को नकारते हुए सूबेदार को तुरंत पूना की ओर बढ़ने के लिए राजी कर लिया और अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ते हुए पेशवा को घोड़ नदी पर बसे राजापुर में पकड़ लिया, जहां वे चंद्रग्रहण के दौरान डेरा डाले हुए थे। बसी ने पूजा करते समय तोपखाने और छोटे हथियारों से मराठों के सिर पर हमला कर अंधविश्वास और आश्चर्य का अभूतपूर्व इस्तेमाल किया। अपनी भक्ति में व्यस्त बालाजी के पास अपनी जान बचाने भागने के लिए खुद को सिर्फ एक खाली घोड़े पर समय मिला। इस जीत ने फ्रांसीसी प्रतिष्ठा को और मजबूत करते हुए मराठा मनोबल को ध्वस्त कर दिया, जिससे स्थानीय विरोधियों को अनुकूलित करने और मात देने की बसी की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। मराठा सेना के लगातार लेकिन अप्रभावी छोटे छोटे आक्रमण का सामना करते हुए बसी पूना की ओर बढ़ रहे थे और रास्ते के शहरों को ध्वस्त करते हुए पूना के 20 मील दूर भीमा नदी पर बसे कोरेगांव पहुंच गए। पेशवा ने विस्तारित संघर्ष के रणनीतिक नकारात्मक पक्ष को स्वीकार किया और बातचीत शुरू कर दी।
गाजिउद्दीन के आते हुए खतरे और पूरी मजदूरी न मिलने के कारण उनकी सेना के आंतरिक असंतोष के कारण सलाबत जंग ने बुसी के कुशल समर्थन के साथ मराठों के साथ शांति की बात मान ली और 1752 की शुरुआत में पेशवा के साथ युद्ध विराम और शांति समाप्त करने के बाद सलाबत जंग की सेना ने रास्ते में विद्रोही राजाओं से कर एकत्र करते हुए गोलकोंडा की ओर कूच कर दिया। लेकिन रास्ते में प्रधानमंत्री राजा रघुनाथ दास की एक अफगान सैनिक ने हत्या कर दी। इसके तत्पश्चात सैयद लश्कर खान ने बुसी के समर्थन के बाद उनकी जगह ली, जो उनकी फ्रांसीसी विरोधी इरादाओं से अनजान था। इस बीच गाजिउद्दीन 1.5 लाख की सेना और क्षेत्रीय मराठा सरदार होलकर और भोसला के समर्थन में औरंगाबाद पहुंच गया। राजनीतिक साजिश तब शुरू हुई जब सलाबत जंग के नए प्रधानमंत्री सैयद लश्कर खान ने गुप्त रूप से उन्हें कमजोर करने की साजिश रची। पर गाजिउद्दीन की योजना खत्म हो गई जब उसे एक दावत के दौरान उन्हें जहर देकर मार दिया गया, जिसे निजामुल उल मुल्क की एक विधवा ने अपने बेटे निजाम अली को सूबेदार के रूप में देखने के लिए अंजाम दिया था। हालांकि गाजिउद्दीन की मृत्यु के बावजूद भी सलाबत जंग को अभी भी मराठा सेना और गाजिउद्दीन के बाकी सहयोगियों का करना पड़ रहा था। इसलिए युद्ध से बचने के लिए वो एक शांति संधि के लिए सहमत हो गए, जिसके अनुसार बरार के पश्चिमी का क्षेत्र मराठों को सौंप दिया गया। 1753 की शुरुआत में बसी अपनी बीमारी और सेवानिवृत्त होने के मूड में अपने दूसरे इन कमांड एम गोपिल को प्रभारी बनाकर मछलीपट्टनम चले गए। पर गोपिल को काफी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब सैयद लश्कर खान ने वित्तीय सहायता को काफी कम कर दिया, जिससे फ्रांसीसी सैनिकों के बीच अशांति पैदा हो गई। लश्कर खान ने सूबेदार सलाबत जंग को भी औरंगाबाद जाने के लिए राजी कर लिया ताकि उन्हें फ्रांसीसी प्रभाव से दूर रखा जाए और वे गुप्त रूप से अंग्रेजों के साथ बातचीत भी करने लगे। इस अस्थिरता के जवाब में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने नियंत्रण बहाल करने के लिए बसी को वापस बुला लिया। बसी ने तेजी से हैदराबाद में अपनी बिखरे हुए बलों को पुनर्गठित किया और जल्द से ही 500 मील की कठिन दूरी पर औरंगाबाद कूच कर लिया। इससे लश्कर खान पर इस्तीफा देने और फिर से सलाबत जंग का विश्वास हासिल करने का दबाव पड़ा और 4 दिसंबर 1753 को बसी ने फ्रांस को आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तरी सिरका पर नियंत्रण देने के लिए एक संधि पर दस्तखत कर लिया, जो चिल्का झील से मोटापल्ली तक 470 मील की तटरेखा के साथ फैले 17,000 वर्ग मील के तटीय क्षेत्र में मूल्यवान सागवान के जंगलों, चावल उगाने वाले क्षेत्रों और एक प्रसिद्ध कपड़ा उत्पादन क्षेत्र के साथ महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करता था और दक्कन में फ्रांसीसी सैन्य क्षमताओं को काफी मजबूत कर दिया। हालांकि 1754 में डुप्लेक्स की वापसी और रॉबर्ट क्लाइव के उदय ने भारत में यूरोपीय शक्ति का गतिशीलता को काफी बदल दिया था। क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज ने पहले बंगाल में फ्रांसीसी को बेदखल कर दिया और फिर अंततः डेक्कन के तटीय क्षेत्र उत्तरी सिरका पर कब्जा कर लिया। उसके अलावा कमजोर फ्रांसीसी कमांडर लाली के शासन के तहत बसी को कर्नाटक अभियान के लिए वापस बुला लिया गया, जिससे डेक्कन में फ्रांसीसी प्रभाव और कम हो गया। आखिरकार सलाबत जंग ने फ्रांसीसी को हैदराबाद से निष्कासित कर अपने को अंग्रेज प्रभुत्व के अंतर्गत सुरक्षित कर लिया। दक्कन में बसी के अभियानों ने उनके असाधारण सैन्य राजनीतिक कौशल का अभूतपूर्व प्रदर्शन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उल्लेखनीय फ्रांसीसी सफलताएं मिली। हालांकि इन उपलब्धियों ने सीमित दीर्घकालिक लाभ लाए और उन्होंने डुप्लेक्स के अधिकारों को मजबूत किया, लेकिन यह सत्ता के क्षेत्रीय संतुलन को महत्वपूर्ण से बदलने में विफल रहे। दक्कन अभियान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कर्नाटक के संसाधनों को भी समाप्त कर दिया, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी प्रयासों को कमजोर कर दिया। हालांकि बसी के अभियानों ने न केवल स्थानीय दरबारों में यूरोपीय प्रभुत्व की क्षमता का चित्रण किया, बल्कि आंतरिक साजिश, वित्तीय अस्थिरता और स्थानीय कुलीन वर्ग के प्रतिरोध जैसे कमजोरियों को भी उजागर किया। बाद में उनकी रणनीतियों ने रॉबर्ट क्लाइव को प्रभावित किया होगा, जिन्होंने बेहतर संसाधनों और एक मजबूत स्थिति के साथ स्थायी सफलता प्राप्त करने के लिए बंगाल में इसी तरह का चुनौतियों का सामना किया।